जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। नशीले पदार्थों के उत्पादन और उपभोग पर रोक लगाने के लिए दुनिया के हर देश ने कड़े कानून हैं। नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री पर नज़र रखने के लिए मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो है, मगर हकीकत यह है कि ऐसे पदार्थों पर रोक लगाना तो दूर, दिनों दिन इनकी खपत और कारोबार बढ़ते जा रहे हैं। चिंता की बात है कि अब नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री के लिए इंटरनेट का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियंत्रण ब्यूरो यानी INCB ने पिछले साल की वार्षिक रिपोर्ट में बताया है कि भारत और दक्षिण एशिया में गैरकानूनी वस्तुओं की बिक्री करने वाली इंटरनेट संचालित दुकानें यानी डार्कनेट के जरिए भारी पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है। इसमें सोशल मीडिया का भी उपयोग किया जा रहा है। ये दुकानें ऐसे पदार्थों का महिमा मंडन करने के लिए सामग्री भी प्रसारित करती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दवा की शक्ल में भी इन पदार्थों की बिक्री की जाती है। INCB ने ऐसी कुछ दुकानों को चिन्हित कर उनकी सूची भी जारी की है। यह एक डरावना तथ्य है, मगर हैरानी की बात है कि ऐसी दुकानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अभी तक कोई व्यावहारिक कदम क्यों नहीं उठाया जा सका है। पैरा। हमारे देश में नशीले पदार्थों ने इस कदर अपनी पैठ बना ली है कि बहुत सारे युवा इनकी लत का शिकार होकर अपनी सेहत चौपट कर रहे हैं, असमय काल के गाल में समा रहे हैं। पंजाब में नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव की भयावह तस्वीरें किसी से छिपी नहीं हैं। अब अमीर और संभ्रांत वर्ग के जलसों में ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन फैशन सा बनता जा रहा है, बल्कि कई जगह तो विशेष रूप से ऐसे पदार्थों के सेवन के लिए ही चोरी छिपे दावतें दी जाती हैं। नारकोटिक्स ब्यूरो कहीं कहीं कुछ लोगों की धरपकड़ कर कभी कभार नशे के कारोबार पर अपनी सख्ती जाहिर करता है, पर हकीकत यही है कि इस कारोबार के मुख्य स्रोत तक उसकी पहुंच नहीं बन पाती। इसी का नतीजा है कि नशे के कारोबारी अब इस कदर बेखौफ नज़र आते हैं कि दूसरे देशों से सैकड़ों किलो की मात्रा में नशीले पदार्थों की खेप मंगा लेते हैं। गुजरात के एक बंदरगाह और दूसरी कई जगहों पर भारी मात्रा में पकड़े गए नशीले पदार्थ इसका प्रमाण है। पुलिस और नारकोटिक्स विभाग पर शक की सुई इसलिए बार बार जाकर अटक जाती रही है कि मामले में खुद इन्हीं महकमों के लोग शामिल पाए गए हैं। कुछ साल पहले पंजाब के एक DSP श्रेणी के अधिकारी को नशीले पदार्थों को दवा की टिकिया के रूप में बेचने का दोषी पाया गया था। पैरा। नशे का कारोबार इसलिए चिंता का विषय है कि यह न सिर्फ युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहा है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर डाल रहा है, मगर सरकारें अभी तक इस कारोबार पर नकेल कसने में विफल ही साबित हुई हैं। इसके लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, मगर पंजाब में जिस तरह एक राजनेता को इस कारोबार में संलिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया, उससे यह संकेत मिलता है कि इस कारोबार की जड़ें राजनीति से भी खाद पानी ले रही हैं। यह समझ से परे है कि जब आपत्तिजनक सामग्री परोसने वाली साइटें बंद की जा सकती हैं, तो नशे का कारोबार
करने वाली वेबसाइटों को बंद करने में भला क्या अड़चन हो सकती है। कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बार फिर राजनीति से जुड़े लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। विराम 10 दिन के भीतर 2 सरपंचों के एक पंचायत प्रतिनिधि की हत्या चिंता का विषय है। इन घटनाओं ने एक बार फिर घाटी के लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय कर देने के बाद से केंद्र सरकार यह दावा करती रही है कि घाटी में अब आतंकी घटनाएं थम चुकी हैं। घाटी पूरी तरह सुरक्षित है और हालात सामान्य है, लेकिन आए दिन होने वाले आतंकी हमलों को देखते हुए क्या कोई यह कहेगा कि सब कुछ सामान्य है। हकीकत तो यह है कि आतंकी संगठन पहले की तरह ही अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। ऐसे में यह सवाल तो उठेगा ही कि आखिर घाटी में सुरक्षा है कहाँ और कौन सुरक्षित है। भले सेना और स्थानीय पुलिस आए दिन आतंकियों और उनके कमांडरों को ढेर कर रही हो, लेकिन सवाल है कि जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी चौकसी है और सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के दावे होते रहे हैं, तो फिर ये आतंकी आ कहाँ से रहे हैं। पैरा गौरतलब है कि पिछले हफ्ते पुलवामा और कुपवाड़ा में हुई मुठभेड़ों में जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए। इनके साथ एक और जो शख्स मारा गया उसकी पहचान एक पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर हुई। इससे यह तो साफ है कि घाटी में घुसपैठ अभी भी हो रही है। कड़ी सुरक्षा के बाद भी सीमा पार से आतंकी घाटी में घुस रहे हैं, भले इनकी संख्या पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो। विराम आतंकियों के सफाए के लिए घाटी में लंबे समय से सेना और सुरक्षा बलों का अभियान भी चल रहा है। शायद ही कोई दिन गुजरता हो जब घाटी से आतंकियों के साथ मुठभेड़ की खबरें न आती हों, लेकिन आतंकी हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा। चौंकाने वाली बात तो यह है कि कुछ दिन पहले लापता युवक जब मुठभेड़ में मारा जाता है तो पहचान के बाद पता चलता है कि वह आतंकी संगठनों के साथ जुड़ गया था। जाहिर है आतंकी संगठनों ने नए नए नौजवानों को अपने साथ शामिल कर रहे हैं। आतंकी संगठन के नए नए नामों से संगठन बना लिए हैं और इनका जाल गांव-गांव तक फैले होने की बातें भी सामने आती ही रही है। वारदातों को अंजाम देने के बाद आतंकी जंगलों में भाग जाते हैं, जहां उन्हें खोज पाना सुरक्षा बलों के लिए आसान नहीं होता। यानी सेना और सुरक्षा बलों के सबसे बड़ी चुनौती अब स्थानीय स्तर पर आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने की है। कश्मीर घाटी में पिछले 2 सालों में कई बड़े आतंकी हमले हुए हैं। दूसरे राज्यों से आने वालों पर भी आतंकी हमले हुए। सुरक्षा बलों और नागरिकों को निशाना बनाया जाना तो अहम है। ग्राम राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को निशाना बनाने के पीछे मकसद कोई छिपा नहीं है। पाकिस्तान के इशारे पर वहां अशांति फैलाई ही इसलिए जा रही है ताकि न कोई राजनीतिक गतिविधि हो, न ही विकास संबंधी दूसरे काम। लोग खौफ में होंगे तो उनमें गुस्सा भी पनपेगा और माहौल बिगड़ेगा। कहने को सरकार ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षा दी हुई है, पर इससे हमले कहाँ रुकने वाले हैं। सवाल तो इस बात का है कि
नौजवान को आतंकियों के जाल में जाने से बचाया कैसे जाए, उन्हें मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। सरकार और सुरक्षा बलों के लिए यह दोहरी चुनौती है। जब तक विकास और रोजगार नहीं होगा तो नौजवानों को आतंकी बनने से कैसे बच पाएंगे। विराम।